जी आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचे, सभा को संबोधित किया, काफी बड़ा जनसैलाब देखने को मिला। बीते दिन की बात करते हैं तो अमित शाह भी पहुंचे हुए थे, उनकी तरफ से भी लगातार चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की गई। सबसे पहले प्रतिक्रिया इसी चीज पर आपकी कि लगातार शीर्ष नेतृत्व जो है बीजेपी का वो पावर दे रहा है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। राजस्थान का एक स्लोगन रहा है। प्रधानमंत्री आए हैं राजस्थान, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो राजस्थान का एक स्लोगन विश्व के अंदर प्रसिद्ध रहता है कि पधारो हमारे देश। आप राजस्थान आए, राजस्थान की धरा पर आपका स्वागत है। बट मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब चुनावी चर्चा होती है, चुनावी माहौल होता है, तो मैं एक चीज का जिक्र करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री इस बात को क्यों भूल गए कि ये कोटपुतली वही जगह है जिसके आसपास राजस्थान में वसुंधरा गवर्नमेंट थी, 73 गुर्जरों को गोलियों से गूंदा था। और वो भूल गए, उनका जिक्र नहीं किया उन्होंने। प्रधानमंत्री जी ने इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया कि कोटपुतलिया उसे थोड़ी दूर एक किसान स्मारक भी बना हुआ है, जहां आपकी वजह से, आपकी जिद की वजह से, आपके पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने की वजह से, जिसमें आपकी ये मनसा साफ जाहिर होती थी कि आप मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। एक किसान शहीद स्मारक बना हुआ है सांजापुर बॉर्डर पे। 13.5 महीने किसानों को आंदोलन चला था, वो शहीद हो गए, तो स्मारक को भी याद कर लेते, पर उन्होंने नहीं किया। आप जिस जगह खड़े हुए, हरियाणा की बॉर्डर भी लगती है, हरियाणा की बॉर्डर में, हरियाणा में आपकी सरकार थी, जाट आरक्षण मांग रहे थे, आपने गोलियों से बूंदा था। उन बातों का जिक्र नहीं किया गया, किसानों का जिक्र कहीं नहीं भी गया कि हमने किसान, जहां जिस जगह खड़े हैं खेती बहुल्य एरिया है, हिंदुस्तान की 80% आबादी खेती पर निर्भर थी, उस जिक्र का कहीं जिक्र नहीं किया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 10 करोड़ 73 लाख नरेगा मजदूरों को 1 घंटे के अंदर बाहर निकाल दिया, इसी नरेंद्र मोदी सरकार ने निकाला है। आप जिक्र उसका करते ना, उनकी क्या गलती थी? वो तो गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले लोग थे। आप कौन से मुद्दों पे चुनाव लड़ रखेंगे? वोट तो जनता देती है ना, जनता राजनीतिक पार्टियों के लिए माई बाप होती है, जनता जनार्दन होती है, वो चुनेगी अपने को, वो वोट देगी। उसके लिए क्या क्या उस चीज का आप जिक्र कीजिए, उस जिक्र का कहीं जिक्र नहीं है। फ्री इलाज का राजस्थान की सरकार ने दिया था, चिरंजीवी योजना। आज हॉस्पिटलों में देखिए 2.5 गुना ओपीडी बढ़ गई है। राजस्थान के एसएमएस हॉस्पिटल में गलत ब्लड चढ़ने से सचिन शर्मा की डेथ हो गई थी। इनके दो चुने हुए विधायक बालकुंटाचार्य और गोपाल शर्मा वहां गए कि हम आपका ये वादा करते हैं, वो धरने बैठे थे, उनको ये सुविधा देंगे, हम ये मुआवजा देंगे। उसको कुछ नहीं दिएगा, उसके घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, उसके घर पे छत नहीं है। कैसे थोथले वादे कर रहे हो? कांग्रेस की सरकार देती थी तो आप ऊंची ऊंची बातें करते थे। आयुष्मान कार्ड लेके आए, की सरकार लेके आई, उसका कहीं जिक्र नहीं किया, क्योंकि पूरे भारत के अंदर 3 करोड़ 45 लाख आयुष्मान कार्ड बने, जिसमें 1 करोड़ 45 लाख तो आपके यूपी के बने हुए, जिसमें आप क्या कौन सी जिक्र करना चाहते हो? आप कुछ नहीं करेंगे ये लोग। आज देश को लूटने के कगार पे चल रहे हैं। हंसदेव जंगल का जिक्र नहीं किया, जहां 1,75,000 हेक्टेयर के फैला हुआ है, जो अडानी को दिया गया, वहां के आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं। आप उसका जिक्र नहीं करोगे। आप इस बात का जिक्र नहीं करोगे कि 25 लाख पोस्ट है आज के अंदर सरकार के अधीन आने वाली संस्थाओं के अंदर खाली है। आप उसका जिक्र करें, उसमें राजस्थान का भी नंबर आता। आप 3.5 लाख पोस्टें तो रेलवे में खाली है, 5 लाख पोस्टें तो आपके बैंकिंग सेक्टर में खाली है। आर्मी की भर्ती आपने अग्निवीर इलाके, जिस जगह कोटपुतली आते हैं, वहां शहीदों की मूर्तियां भी लगी हुई है, जो देश की रक्षा करते हुए शहीद होकर, उनका जिक्र करते हैं, उनका जिक्र नहीं करेंगे। उसके बगल में लगता हुआ शेखावटी है। हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा आजादी से लेके आज तक देश के लिए कोई युद्ध ले लीजिए, कोई लड़ाई ले लीजिए, जहां से वहां का शहीद नहीं हुआ हो, आप उनका जिक्र नहीं किया। कर लेते ना एक बार, ठीक है। कभी नहीं करोगे, क्योंकि आपके मन में खोट है। आप पूंजीपतियों मित्रों के लिए रेड कारपेट बिछाते हो, और जब किसान न्याय मांगने आते हैं, आप लाठी गोली और बंदूक से बात करते हो। चलिए हम ठीक है, जानते हैं आपको, आपका मनसा क्या है, आपकी इच्छा क्या है। जवाब ले लेते आप हैं उन उनसे। मुद्दों पे दीजिए, जो मूलभूत मुद्दे हैं वो गायब है आज के दिन। ठीक है, अब मूलभूत जो मुद्दे हैं वो गायब हैं। शैलेंद्र जी लगातार ये कह रहे हैं, कांग्रेस नेता भीमराज जी, कि अब जो चीजें जिक्र में लानी चाहिए थी, जो ध्यान में लानी चाहिए थी, वो लोग आप नहीं ला रहे हैं, बल्कि कुछ और मुद्दे लेके आ रहे हैं जो बेबुनियाद है। बताइए। प्रदुमन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि कांग्रेस प्रवक्ता की बात मेरे कानों तक पूरी नहीं आई। इनकी आवाज ही नहीं आ रही कहीं है। ना कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट है, पूरा बहुत हेलो? लो उनकी आवाज आ रही थी। शैलेंद्र जी मैं आपको रोकना लेकिन चाहूंगा। जहां तक रही बात शैलेंद्र जी, मैं इनकी आपको असल रोकना मुद्दों चाहूंगा। की, तो भीमराज जी आपको आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज आ रही है, शैलेंद्र जी जो बोल रहे हैं वो आवाज मुझ तक नहीं आ ठीक है, रही। मैं एक बार आवाज को दुरुस्त करवा देता हूं, दोनों की आवाज को दुरुस्त करवा देता हूं। शैलेंद्र जी, मैं तुरंत आवाज ठीक होने के बाद आपके पास लौटूंगा, और भीमराज जी आप के पास तुरंत लौटा जाएगा। लेकिन इसी बीच में दर्शकों को बता दूं कि लगातार जिस तरीके से जो लगातार ये देखने को मिल रहा है कि आरोप प्रत्यारोप जरूर होते हैं, दोनों ही पार्टियों की तरफ से आमतौर पर देखने को मिलते हैं। मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उससे पहले अमित शाह, और आने वाले समय में जेपी नड्डा जो है मुझे वो पहुंचेंगे। 30 और सेकंड का उसके टाइम बाद और आपको दोगे? बता रहे हैं कि लगातार
चुनावी माहौल को पावर देने का जो काम है वो किया जाएगा। मेरा पहला सवाल ही भीमराज जी से था कि जिस तरीके से पावर जो है वो लगातार चुनावी माहौल में दी जा रही है, आप लोग कहां गायब हैं? उसका जवाब भी उनसे लेंगे, उसके बाद शैलेंद्र जी का भी हम लगातार रुख करेंगे। भीमराज जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आ जाता हूं। जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, 4 दिन शेष है, उसके बाद आपका भी कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, आप लोगों की तरफ से भी कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, लेकिन मौजूदा समय में बीजेपी के पास एक बड़ा चेहरा है जिसको लोग सुनना और देखना पसंद करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके कंपेयर में कांग्रेस के पास ऐसा कोई खास चेहरा नहीं है, इसकी कमी खलती है क्या? कोई चेहरे, कांग्रेस के पास बहुत चेहरे हैं, एक चेहरा नहीं है। बीजेपी के पास एक चेहरा है। और कौन से चेहरे की बात कर रहे हो आप? उस चेहरे की बात कर रहे हो जब मणिपुर के अंदर महिलाओं को नग्न घुमाया जा रहे हो। एक देश का वीर जवान फौजी जिसने देश की कारगिल की लड़ाई ली, वो कहता है मैंने देश की इज्जत बचाई, देश की सीमा से घुसपैठियों भगाया, पर मैं मेरी महिला की इज्जत नहीं, मेरी धर्मपत्नी की इज्जत। मैं माफी के साथ 1 सेकंड के लिए बस आपको रोकूंगा भीमराज जी, मैं माफी के साथ 1 सेकंड के लिए बस रोक रहा हूं। कौन सी बातों में शैलेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज पहुंच पा रही है जी? आ रही है। और भीमराज जी के पास पहुंच रही है आपके पास? आ रही है सर। ये आपका नाम, गुड नाम आवाज आई, भीमराज जी की भी आवाज आई थी अभी। ठीक है, अब चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। दोनों मेहमानों के पास आवाज पहुंच पा रही है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भीमराज जी बोलिए। मैं इतना कहना चाह रहा हूं सर कि मणिपुर आज के दिन जल रहा है। कितने दिन हो गए, पूरे विश्व में अपनी चुकी हो रही है। मणिपुर के अंदर आप उम्मीदवार तो खड़ा करते हैं, उसका जिक्र कभी नहीं है। मणिपुर अपने हिंदुस्तान का तो हिस्सा है। आप नागालैंड के अंदर उम्मीदवार खड़ा नहीं, क्यों नहीं करे? मणिपुर के अंदर एक दिन तो बोलते। सर जी, सोनम वांगचुक लद्दाख में धरना दे रहे हैं, उन्होंने पहले भी धरना दिया था कांग्रेस के समय, 10 दिन धरना दिया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वो वहां पहुंच गई थी, बोले आप हमारे नागरिक हो, हम आपकी बात सुनेंगे। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट चाइना बॉर्डर पे हैं, आप 45 पॉइंट पे अपनी पेट्रोलिंग रुकी है क्योंकि चाइना ने वहां कब्जा कर लिया। सोनम वांगचुक बार बार कह रहे हैं क्या हमारे गडरिये उनको पशु मवेशी चराने के लिए वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। आप कौन सी बात करें? पुलवामा हमला हुआ, 40 जवान अपने शहीद हो गए, आज तक देवेंद्र डीएसपी पे कार्रवाई क्यों नहीं? क्यों उसको छोड़ा गया? आप एक बात तो बताइए, आप एक आदमी को गवाही देने के बाद एक सिटिंग है सीएम को आप अंदर कर देते हो। जो देवेंद्र डीएसपी 300 किलो आरडीएक्स के अंदर मुख्य आरोपी था, उसको कैसे छोड़ दिया आपने? फिर नंबर तो पठानकोट के अंदर आईएसआई आके जांच करेगी, कैसे? सवाल आता सर। दूसरा, आज के दिन एक सेकंड मैं कंक्लूड कर दूं कि पूरा भारत का हर नागरिक आज मोबाइल यूज करता है। आप चाइनीज कंपनियों जो पूरी दुनिया में जासूसी के लिए बदनाम हुए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूरी दुनिया में जासूसी की बदनाम कंपनी को कैसे आपने टेंडर दे दिया एयरटेल का, जबकि बीएसएनएल, जेटी, वोडाफोन का काम जेटी कंपनी जो वो भी चाइनीज, उसको कैसे काम दे दिया? आप कैसे देश को सुरक्षित कर पाओ? अपना डाटा पर डे लीक हो रहा है, एयर इंडिया का डाटा लीक हो गया, आप एसएमएस का इसका कोविड का ऐप का डाटा लीक हो गया, तो कौन सी सुरक्षा कर पाएंगे सर? ये बड़े सुनिश्चित सवाल है। शैलेंद्र जी, जिस तरीके से भीमराज जी ने तमाम आरोप लगाए, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जरूर आ रहे हैं लेकिन बेबुनियाद जो मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको नहीं उठाया जा रहा है, और जो वादे आप लोगों ने किए थे वो वादे इस 3 महीने 4 महीने में तो पूरे आप लोग कर नहीं पाए, ना आगे आप कर पाएंगे। बताइए। प्रद्युमन जी, मैं बता देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के जो नेता है वो घबरा के भारतीय जनता पार्टी से इतने घबरा चुके हैं कि वो टिकट छोड़ के जा रहे हैं। जिस हिसाब से जयपुर का टिकट आपने देखा होगा कि उन्होंने लिया नहीं, सरेंडर कर दिया। जिस तरह से आपने देखा कि राजसमंद के सुदर्शन सिंह रावत जी ने टिकट वापस कर दिया, और प्रताप सिंह खाचरियावाल जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता। और जहां तक रही मुद्दों की बात, तो सबसे पहले बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चाइना की ये बात करते हैं, और गलवान में अगर हमने चीनी सैनिकों को पीट के भगाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अगर किसी ने चीन को अपना हिस्सा दे दिया था, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दे दिया था अक्साई चीन, अगर इनको याद हो। और किस तरह से चीनी एजेंसियों से, चीनी एम्बेसी से खाते में पैसे आए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के जो फाउंडेशन बनाए, राजीव गांधी फाउंडेशन, उसमें चीनी एजेंसियों से, चीनी सरकारों से पैसे आते हैं, तो इनका क्या साठगांठ है चीनी सरकार से? तो ये ना बताएं कि क्या चीन के साथ हमारा संबंध रहा है। और रही बात राष्ट्र के निर्माण की, तो मैं आप जी आ रही है? एक बार मैं माफी के साथ आपको फिर से रोकना चाहूंगा। प्रद्युमन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे को आपकी आवाज मिल पा रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? की आवाज मिल पा रही है क्या? भीमराज जी, एक बार बोल के एक बार चेक करा दीजिए आप। यस सर, यस सर।
यस सर, आई एम हाँ, भीमराज। भीमराज जी की आए तो भीमराज जी का आया अब था। आ रही है? और भीमराज जी आपको आ रही है शैलेंद्र जी की? आ रही नहीं, आ रही जी सर। जी। मैं फिलहाल दोनों मेहमानों को भी रोकना चाहूंगा, आवाज को दुरुस्त करा के तुरंत आपके पास लौटते हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर आपको बता दें कि आरोप प्रत्यारोप जरूर देखने को मिलते हैं, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार देखने को मिलता है। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, हैट्रिक का लक्ष्य भेद पाएगी नहीं भेद पाएगी बीजेपी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस पुरजोर तरीके से पूरी कोशिशें जो है वो यहां पर कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से प्रयास यहां पर कर रही है। तो ऐसे में अब देखकर दिलचस्प ये होगा कि अब पिंक सिटी में घोषणा पत्र जो जारी करेगी कांग्रेस, उसका कितना प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में। यानी कि 4 दिन शेष हैं, आज 2 तारीख के, 6 तारीख से प्रचार प्रसार भी शुरुआत हो रही है, कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। 6 तारीख को ही घोषणा पत्र भी यहां पर जहां तक जारी कर देगी कांग्रेस, उसको लेकर तैयारी चल रही है। तो वहीं शीर्ष नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो राजस्थान का रुख किया हुआ है। अमित शाह ने भी लगातार आपको बता रहे हैं कि चुनावी सभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी यहां पर जो कोशिशें हैं वो पूरी की जा रही है। एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। आवाज पहुंच रही है शैलेंद्र जी? आ रही है, फिर बोले नहीं आ रही है। शैलेंद्र जी मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है भीमराज प्रद्युमन जी, जी। आपको आवाज मिल पा रही है, सुन पा रहे हैं आप शैलेंद्र जी को? नहीं, मेरे पास नहीं आ रही है सर। ठीक है सर। शैलेंद्र जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है आप तक? नहीं आ रही। शैलेंद्र जी बोलिए। शैलेंद्र जी एक बार आवाज आप चेक करा दीजिए। हाँ, शैलेंद्र दावाई बीजेपी। भीमराज जी आवाज पहुंच पा रही है? नहीं आ रही सर शैलेंद्र जी। मेरे पे तेज बोलने से क्या होगा यार, जब वो दूसरा कांग्रेस वाला कह रहा है उस पर 5 सेकंड डिले, क्या उस पर आ ही नहीं रही है? 4 बार मैंने पूछ लिया उससे, चारों बार कह रहा भाई साहब मेरे पे पहुंच ही नहीं पा रही है आवाज, तो डिले कहां से हो गई आवाज? ब्रेक ले लो क्या तो तुम, फिर क्या करूं मैं? तो फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप जरूर देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे में चुनावी समय है, चुनावी दौर शुरू हो चुका है, दौरे लगातार बड़े नेताओं के जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान पहुंचे, चुनावी सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से भी चुनावी सभा को जो है वो यहाँ पर संबोधित किया गया। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि दोनों ने ही चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की है, जनता से तमाम चीजें यहां पर गिनाई। प्रधानमंत्री की तरफ से विपक्ष पर भी आपको बता दें कि तीखा प्रहार जो है वो यहां पर किया गया है। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से भी आपको जानकारी ये दे दें, एक बार चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि तैयारी लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से हो रही है, चाहे कांग्रेस की बात कर लें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें। 6 तारीख से आपको बता दें कि कांग्रेस की भी तैयारी अब शुरू हो जाएगी। उससे पहले ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित किया गया था सभा को। एक बड़ा सैलाब जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। आने वाले समय में चुनाव है, कुछ सीटों पर संशय जरूर बना हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि तैयारी दोनों ही पार्टियों की देखने को मिल रही है। बीजेपी लगातार चुनावी मोड में है, चुनावी माहौल बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी लगातार दौरे कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी राजस्थान में मौजूद है। विपक्ष पर भी तीखा प्रहार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। परिवारवाद को लेकर भी उनकी तरफ से तंज कसा गया। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ मां बेटे की पार्टी बनकर रह गई है, और आने वाले समय में एक बार फिर से जनता जो है वो कांग्रेस को करारा जवाब देगी।
तो फिलहाल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच लगातार तैयारियां जो है वो चल रही है। और ऐसे में आपको बताना है कि तस्वीरों को लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभा को संबोधित किया गया। काफी बड़ा जनसैलाब प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहां पर पहुंचा हुआ था। इसी बीच लगातार देखने को मिल रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भी तीखा प्रहार किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहां पर उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से भी सभा को संबोधित किया गया। बीजेपी नेता शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र जी, जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप के बीच तैयारी दोनों ही पार्टियों की चल रही है, मौजूदा स्थिति में अगर हम समझना चाहें, क्योंकि देखिए शीर्ष नेतृत्व लगातार पूरी नजर राजस्थान पर बनाए हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार यार ये कह रही है कि जितना आप कोशिश कर लें, लेकिन जनता इस चुनाव में जरूर आपको जवाब देगी, क्योंकि जो अभी मौजूदा सरकार का कार्यकाल है उससे जनता समझ चुकी है। शैलेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अब आवाज आई है। शैलेंद्र जी, जिस तरीके से तैयारी लगातार दोनों ही पार्टियों की चल रही है, कांग्रेस लगातार तैयारी कर रही है, एक तरफ बीजेपी कर रही है, लेकिन कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि आप लोग कितनी भी तैयारी कर ले, मौजूदा कार्यकाल जो सरकार का बीता है 3 से 4-5 महीनों का, उससे संतुष्ट नहीं है जनता, ये कांग्रेस कह रही है। प्रद्युमन जी, अगर मैं आपको बताना चाहूं कि कांग्रेस पार्टी की हालत क्या है, वो इतनी घबराई हुई है कि उनके नेता टिकट छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। इनके नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी मजबूत है कि हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते। और रही बात 10 साल का रिकॉर्ड, लोकतंत्र में चुनाव एक पर्व की तरह होता है और उसमें सत्तासीन पार्टी को अपने 10 साल का लेखा जोखा रखना पड़ता है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा, उसी की वानगी आज आपने कोटपुतली में देखी, एक बड़ी रैली हुई, उसमें लाखों जनता और महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया और किस तरह से उमड़कर जनता आई और वहां पर किस तरह से बताया गया है कि 60 साल कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन कांग्रेस सरकार ना मकान दे पाई, ना सड़क दे पाई, ना बिजली दे पाई, ना शौचालय दे पाई। और किस तरह से अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार रही, उन्होंने 10 सालों में 4 करोड़ से अधिक लोगों को घर देने का काम किया है। गरीब महिलाओं को जिस तरह से आपने देखा, उज्ज्वला योजना के तहत 9.5 करोड़ से अधिक एलपीजी गैस कलेक्शन दिए गए, 12 करोड़ से अधिक शौचालय, इज्जत घर दिए गए। किस तरह से हमने महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम किया। आज हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए कि आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा में महिलाओं का 33% आरक्षण रह गए। कांग्रेस पार्टी कभी सोच नहीं सकती थी। और हमने जो असंभव कार्य थे देश के, जिसपे कठोर निर्णय लिए राष्ट्र हित में, जब ये कहते थे कि आप अगर अनुच्छेद 370 कश्मीर से हटा दोगे तो खून की नदियां बहेगी, जब धारा 370 हटा दी और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया, तो अब वहां पत्थरबाज नहीं, अब वहां कलमबाज होते हैं, पर्यटन फल फूलता है, विकास हो रहा है, व्यापार हो रहा है। और किस तरह से हमने उत्तर पूर्वी भारत को भी राजस्थान हिंदुस्तान में मिलाने का काम किया। जिस हिसाब से मेरे कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि चाइना ने हमारे कब्जा कर लिया, तो मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं, अगर चाइना ने 1962 में कब्जा किया तो अक्साई चीन आज तक चाइना के पास है, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 इंच भी भूमि चाइना को नहीं जाने दी, जिसका एग्जांपल आपने दिया। गलवान में हमने चीनी सैनिकों को मार के भगा दिया। ये क्या बात करेंगे, हमने सारा उत्तर पूर्वी भारत जो था, जो चीन का बॉर्डर था, वहां हमने
सड़क और रेलवे नेटवर्क तक बिछाने का काम किया है, किस तरह से आधुनिकीकरण हम कर रहे हैं अपने रक्षा सौदों का। और कितनी बड़ी गर्व की बात है जब ये कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी और घोटालों में लिप्त वाली पार्टी थी, आज रक्षा सौदों में जिसमें इन्होंने घपले किए थे, इनके पूर्व प्रधानमंत्री बोफोर्स कांड में भ्रष्टाचार के आरोप उन पे लगे थे, और आज हम डिफेंस एक्सपोर्ट में 21,000 करोड़ रुपए का हमने एक्सपोर्ट किया है, जो एक विश्व में एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। हिंदुस्तान एक 5वीं अर्थव्यवस्था बन रहा है, किस तरह से बुनियादी ढांचे का डेवलपमेंट हो रहा है। पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 12 किलोमीटर बनते थे, अब 38 किलोमीटर बन रहे हैं। किस तरह से रेलवे लाइनों का आधुनिकीकरण हो रहा है, बिजलीकरण, किस तरह से 2014 में 20,000 किलोमीटर रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण हुआ था, हमने 10 साल में 40,000 करके कर दिया। पहले पर कैपिटा इनकम 86,000 रुपए थी, अब हमने 1,60,000 कर दी, दुगनी कर दी। किस तरह से किसान भाइयों की ये बात करते हैं, आज हम समृद्ध किसान की बात करते हैं। पहले 2014 पर कृषि बजट 22,000 करोड़ था, हमने 1,25,000 करोड़ तक कर दिया, 5 गुना वृद्धि की है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से, किसान नेता बनते हैं, किसानों की बात करते हैं, 2014 में एमएसपी क्या थी गेहूं की, बताएं। चावल की एमएसपी क्या थी, 1400 थी गेहूं की एमएसपी, आज 2400 रुपए हो गई है। चावल की 1310 थी, आज 2175 हो गई है। बाजरा जो था वो 1200 था, आज 2500 हो गया है। सरसों 3000 थी, आज 5800 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। आज 167 रेल मंडियां परिचालन हुए हैं, रेल मंडियों तक हमने रेलों से मंडियों तक पहुंचाने का काम किया है। हमने 1200 मंडियों का डिजिटलाइजेशन किया है। खाद जो है वो 267 रुपए में हम देने का काम कर रहे हैं। तो युवाओं के लिए कांग्रेस प्रवक्ता ही दे पाएंगे इस चीज का जवाब। तो लेकिन खास बात यह है, क्या आपको लगता है नहीं, मैं आपको और बता दूं, युवाओं की ये बात करते हैं जी, क्या युवाओं की ये बात करते हैं। आज दुनिया में अगर इकोसिस्टम बना है, सबसे ज्यादा स्टार्टअप जो इकोसिस्टम बना है भारत में बना है। 2014 से पहले कितने स्टार्टअप थे, अब 1,25,000 स्टार्टअप हो गए। 100 यूनिकॉर्न है, राजस्थान में 4,000 है। तो जो विकास हो रहा है, जो हम देश को विकसित श्रेणी की तरफ ले जाना चाहते हैं, और विश्व में आज नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, किस तरह से अब अर्थव्यवस्था में उछाल आ रहा है। 8.7% ग्रोथ रेट हो गई है। कोरोना काल को ये भूल गए थे, कोरोना काल में हमने स्वदेशी वैक्सीन बनाकर 230 करोड़ भारतीयों की जीवन का सुरक्षा चक्र देने का काम किया है। इसके साथ साथ हमने वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है, उससे हमने 125 देशों में वैक्सीन देने का काम किया। ठीक है, अब भीमराज जी लगातार बने हुए। भीमराज जी, आवाज पहुंच पा रही है आपको? बिल्कुल पहुंच रही है। मैं मेरे बीजेपी प्रवक्ता मित्र को भी सुन रहा था, और यदि आप कहो तो मैं जवाब दे दूं। नहीं, जवाब आप बिल्कुल दीजिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल आप दीजिए। बीजेपी प्रवक्ता को मैं याद दिला देता हूं कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट है चाइना बॉर्डर पे। ठीक है, आप 10 साल है सत्ता में आए हुए, अब आप कांग्रेस पे आरोप लगाना बंद कीजिए। आप अपना बताइए फीडबैक, हमने देश की जनता के लिए क्या किया, जनता के लिए चुने गए हैं। दूसरी बात, आप नॉर्थ उत्तरी पूर्वी हिंदुस्तान की बात करें तो मणिपुर में कैसे महिलाओं को नग्न घुमाया जा रहा है। एक देश का जवान रिटायर्ड फौजी ये कह रहा है कि मैंने करगिल से घुसपैठियों को बचाया था, वो आपके शासन में हुआ था, बचाया, बट मैं मेरी पत्नी की इज्जत नहीं बचा सका। कैसे, आप उस पर 2 मिनट बोलिए। दूसरी बात, यदि मेरे मित्र रेलवे की बात कर रहे थे, मैं इनको थोड़ा सा याद दिलवा दूं, यदि इनका जीके कमजोर है मुझे लग रहा है। सर एंकर महोदय, आपका शुभ नाम बताएंगे, मैं भूल गया। प्रद्युम्न शर्मा। शर्मा जी, भारत में 13,125 रेलवे इंजन है, जिसमें से जो कवच सिस्टम मनमोहन सरकार लेके आई थी, उसका इन्होंने खाली नाम चेंज किया, और आज खाली 68,013 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें से 55 किलोमीटर भी वो सिस्टम लागू है। बालासोर कांड हुआ था तब इस चीज का खुलासा हुआ। और दूसरी बात कह देता हूं मैं आपको, और 19 जोन है, उसमें से 18 जोन में तो वो कवच सिस्टम लागू भी नहीं है। कौन से किलोमीटर की बात कर रहे हैं, कौन सी रेलवे सिस्टम की बात कर रहे हैं आप? एक सेकंड सुनिए, नहीं, एक मिनट, पूरा जवाब सुनिए सर। अब ये किसानों की बात कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि इनका यदि जीके कमजोर लग रहा है मुझे, कि 2016 के बाद किसानों के आत्महत्या के आंकड़े बताने बंद किसने किए? और दूसरा पूछना चाहता हूं कि कौन से किसान हैं
जो आज न्याय मांग रहे हैं अरे किसानों का आप वादा एमएसपी किसने किया था? बताओ ना, आपने किया था। 2014 में एमएसपी मैं कितनी बता रहा थी? हूँ। अरे गेहूं की, चावल की, सरसों की, बाजरे की, जौ सब की, बता रहा हूँ। एमएसपी अरे बताओ 2014 में कितनी थी और अब कितनी है? शर्मा जी, बजट कितना था कृषि शर्मा का, जी, ये बताओ ना। शर्मा जीके जी, तो मुझे लगता मैं है पूरा आपकी बता रहा हूँ। कमजोर है। आंकड़े घुमाओ मत, मैं पूरी तथ्यात्मक बात रखो। चिल्लाइए मत। अरे चिल्लाइए मत, 2 बताओ मिनट। ना कितनी थी एमएसपी? एमएसपी अरे मैं कितनी सब थी? बता रहा हूँ, चिल्लाओ मत बजट मेरे कितना भाई, था चिल्लाओ कृषि मत। का? रक्षा मैं अनुसंधान वो का सब बजट जवाब दे कितना रहा हूँ। था? मैं सब ठीक शिक्षा है, जवाब क्षेत्र दे रहे हैं बजट वो, कितना शैलेंद्र था? जी जवाब दे रहे हैं वो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन लेकर आया? वन ठीक है। रैंक वन पेंशन किसने दी? वन नेशन वन टैक्स किसने दिया? नहीं, अब बोलने तो कांग्रेस दीजिए उनको। पार्टी ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है और अपने युवराज राहुल गांधी को बचाने का काम किया है। आज ये क्या बात करेंगे? पूरी कांग्रेस का चाल चरित्र भ्रष्टाचारी है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल से बाहर हैं, बेल पर हैं। इनको भूलना नहीं चाहिए। क्या रोड मैप दिया है आपने भारत के लिए? बताइए। जल जीवन मिशन में आपने क्या कर दिया? हमने 14 करोड़ घरों में नल से शुद्ध जल पहुंचाने का काम किया है। आप बताइए ना कितना किया था आपने? कितने आपने रेलवे लाइन बिछा दी? अब एक बार उनसे जवाब ले लेते हैं। बताइए राजस्थान का बजट कितना है रेलवे का? फिर चर्चा लंबी हो आज जाती है, रेलवे बहुत से का सवाल बजट छूट जाते हैं राजस्थान उस का चर्चा में। 9000 करोड़ जवाब ले है। लेते हैं एक बार। अगर आपको ध्यान हो तो ठीक है शैलेंद्र जी, आपके जवाब ले पास लेते हैं। आंकड़े नहीं आवाज एक हो बार डाउन तो कीजिए मैं शैलेंद्र आपका जी की। ज्ञानवर्धन कर देता हूं। ठीक है। 2014 से पहले एनडीए के समय में क्या महंगाई थी? ठीक है शैलेंद्र महंगाई जी। दर डबल डिजिट में थी। 2010 से लेके 13 तक 11%, 12% महंगाई शैलेंद्र दर जी थी। को मेरी आवाज हमने नहीं इस पहुंच पा रही। एक भीषण बार आवाज महामारी डाउन कर कोरोना दीजिए काल में शैलेंद्र जी भी की। महंगाई दर को 7% से ऊपर नहीं जाने दिया। ठीक है, अनुशासन भीमराव जी सीखना हो तो बोलिए। इस बीजेपी प्रवक्ता से मैं जो आंकड़े बता रहा हूँ वो इनके बजट के आंकड़े बता रहा हूँ। इनकी कमजोरी ये कह रहे हैं ना क्या है? मैं आंकड़े सुनिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अरे नरेंद्र अपने मोदी एनडीए के आंकड़े बताओ। मैं बता एनडीए के मत अरे बताओ, NDA यूपीए के बता रहा हूं। आंकड़े बताओ। अरे मैं बता रहा हूँ। क्यों नहीं हाँ, बताएंगे? यूपीए के सत्ता आंकड़े में बताओ। आपको- 10 सत्ता साल में क्या आपको किया? बताएंगे क्यों नहीं? 50 अरे साल भाई, में क्या विपक्ष किया? में शासन बोलेंगे। किया। सब 58 बता साल रहे। आपने 50 कांग्रेस साल ने में नहीं, शासन अरे किया। क्या किया? लूटने का काम किया है, तुष्टीकरण किया है। अब एक बार जवाब तो ले लें हम उनसे। आपने जो आरोप लगाए उसका जवाब तो ले लें। भीमराज जी, आपको एक सेकंड के लिए बस ये रोकना चाहूंगा। एक इंक्लूडेड सवाल तो मेरा ये भी है, मैं उसके बाद पूरा आपको समय दे रहा हूं। मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं। मैं समय दे रहा हूं। रहा हूं। बता देता हूं। प्रधानमंत्री फसल बीमा नरेंद्र मोदी लेके आए थे। इनसे पूछना चाहता हूं कि वो गुजरात में लागू क्यों नहीं है, वो पश्चिम बंगाल में लागू क्यों नहीं, आंध्र प्रदेश। वो राजस्थान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 40,000 करोड़ का घोटाला है। आज 2021 के बीमा के लिए राजस्थान में किसान आंदोलन है। जवाब दीजिए। और दूसरा मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि किसान सम्मान निधि की बात करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि 2022-23 के अंदर 58 करोड़ का बजट था, उसको 38 करोड़ क्यों कर दिया गया अब? जबकि पहले 10.73 करोड़ किसान सम्मान निधि में लोग आते थे, उसमें 9.21 करोड़ क्यों कर दिए थे? दूसरा पूछना, संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। शैलेंद्र जी आप बताइए। देखिए, मैं कांग्रेस प्रवक्ता का ज्ञानवर्धन कर देता हूं क्योंकि होमवर्क ये करते नहीं है। अपने यूपीए के शासनकाल के आंकड़े बता नहीं सकते हैं। 58 साल जो कांग्रेस ने शासन किया बता नहीं सकते हैं। 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि दी गई है। आपको ध्यान हो, 2,60,000 करोड़ रुपए हमने डायरेक्ट खाते में दिए हैं। इनके भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे भ्रष्टाचार और लूट की भेंट चढ़ जाते हैं। हमने उस भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से हमने 51 करोड़ जनधन खाते खोले। बैंकिंग प्रणाली से हमने लोगों को जोड़ा। ये क्या बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की सरकार? इन्होंने तो सिर्फ भ्रष्टाचार किया, तुष्टीकरण किया, परिवारवाद किया। एक परिवार को बचाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आ गई, इंडी गठबंधन बना लिया। किस तरह से आपने देखा भ्रष्टाचारी जेल जाने जा रहे। ईडी ने जितनी कार्रवाई की उतनी कार्रवाई आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुई। 1.25 लाख करोड़ से अधिक संपत्ति नकदी को जब्त किया, 4,000 से अधिक मुकदमे दर्ज किए। किस तरह से भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस बिल्कुल हिंदुस्तान से खत्म करना चाहते हैं। हम भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, ये भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं। ना इनके पास नीति है, ना विजन है। ये सिर्फ इनके युवराज भारत भ्रमण कर रहे हैं, ना इनके पास रोड मैप है। ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, संविधान की हत्या हो गई है। अरे बताइए, अगर किसी ने संविधान की हत्या की, लोकतंत्र की हत्या की, इन्हीं की दादी, युवराज की दादी इंदिरा गांधी जी ने कर दी थी। समय कम में रोकना चाहूंगा शैलेंद्र जी।
समय कम है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। और भीमराज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। आरोप प्रत्यारोप जरूर हो रहे हैं, लेकिन सरकारें और विपक्ष लगातार पूरी कोशिश ये कर रहा है कि राजस्थान में एक बार फिर से नींव रखी जा सके। बीजेपी रिपीट करना चाह रही है, कांग्रेस अपने आप को लाना चाह रही है। अभी वक्त बताएगा कि आने वाले समय में क्या होता है।